हेलो एवरीवन। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ होम में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश और मैं आपको यहाँ पर पेश करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और हीट एंड मास ट्रांसफ़र की एंटायर सिलेबस। एंड एज आई हैव सेड दैट आई विल ब्रिंग all the syllabus of regarding all the university curriculum of thermodynamics, applied thermodynamics and heat and mass transfer. And one more thing I can promise to you is that I will bring the syllabus and I will bring the content which will be very much helpful to get good marks and very handsome of marks in your university examination as well as to qualify GATE. So I will try to bring out all the conceptual clarity of every single topic in thermodynamics, applied thermodynamics and heat and mass transfer. And all of you mechanical guys are very much aware about how the weightage of thermodynamics, ATD and heat and mass transfer is. So today I am trying to bring a total overview of Rankine cycle, which is very important and critical concept in thermodynamics, or it is also included in applied thermodynamics in all kinds of university examinations. So here guys, चलते हैं फिर। Yeah. So before studying Rankine cycle, first of all, we should see what is Rankine cycle. Guys, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये क्लियर करते हैं कि आखिर ये रैंकाइन साइकिल, ये गैस पावर साइकिल, ये वेपर पावर साइकिल, ये ओटो साइकिल, ये डीजल साइकिल, ये डुअल साइकिल, ये सब होते क्या है। स्टैंड व्हाट इज इंजन। सो इंजन इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस नेट पावर आउटपुट and those thermodynamic processes by which this engine produces or provides net power output is called as engine, or called as thermodynamic cycles. And we can say that there are two kinds of thermodynamic cycles. One is gas power cycles and another one is vapor power cycle. So my dear friends, गैस पावर साइकिल का यूज हम लोग करते हैं ऑटो साइकिल में, डीजल साइकिल में, डुअल साइकिल में, और वेपर पावर साइकिल का यूज हम लोग करते हैं थर्मल पावर प्लांट में, जैसे कि रैंकाइन साइकिल है। ये रैंकाइन साइकिल का पूरी तरह से यूज, हॉलिस्टिक मैनर में यूज हम लोग एक थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। And one more important thing we should clear that why Rankine cycle is that much important. First of all, let us clear one of the very important concept, or we should clear one myth that Rankine cycle is very much difficult or critical concept. My dear friends, if you are with me and throughout this syllabus, I will try to bring out very conceptual clarity and very in a simple way about thermodynamics Rankine cycle and thermodynamics reheating cycle, regeneration, cogeneration, all kind of cycles will be very much easier for you. Just आप हमारे साथ बने रहिए। या तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि दो तरह के थर्मोडायनेमिक साइकिल्स होते हैं। एक होता है आपका गैस पावर साइकिल, जो कि हम लोग देखते हैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल में। और ऑटो डीजल डुअल साइकिल में हम लोग जो अपना वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोग एयर का यूज करते हैं, इसीलिए उसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी बोलते हैं। और एयर जब यूज करते हैं तो हम एयर की प्रॉपर्टीज को वहाँ पर लेते हैं। बट रैंकाइन साइकिल में हम लोग वेपर का यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग वेपर पावर साइकिल भी कहते हैं। सो द प्लांट विच आर यूज्ड बाय रैंकाइन साइकिल आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट और वेपर पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट या वेपर पावर प्लांट में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो वर्किंग फ्लूइड यूज करते हैं वो क्या होता है। यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड हम लोग यूज करते हैं वाटर का। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग वेपर की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, स्टीम को देखेंगे, और ये स्टीम बनता कैसे, ये सारे फिनोमेना को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे रैंकाइन साइकिल में, जहां पर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट्स लगे होंगे और उसका कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं। राइट, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो हियर इट इज अ रैंकाइन साइकिल, जहां पर कि प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ वेपर पावर प्लांट्स आर टरबाइन, कंडेंसर, पंप एंड बॉयलर। देयर आर फोर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ वेपर पावर प्लांट। ये फोर मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा भी हमारे पास क्या होता है, कूलिंग टावर होता है, ड्राफ्ट होता है, चिमनी होता है, बट वी विल यूज जनरेटर होता है।
बट हम लोग टरबाइन, कंडेंसर, पंप और बॉयलर को यूज करके हम लोग देखेंगे कि वेपर पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल का यूज करके कैसे लेआउट डायग्राम, कैसे प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम या पीवी डायग्राम, कैसे हम लोग टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टीएस डायग्राम, या फिर हम लोग इंथैल्पी एंड एंट्रोपी डायग्राम, दैट इज एचएस डायग्राम, ये चार जो टाइप्स है, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डायग्राम्स वी विल गो थ्रू इज लेआउट डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम and HS diagram. So let's move. Here we have 4 diagrams which are explaining about thermal power plant or Rankine cycle. So here we can see that there is four diagrams here. In diagram number A, there is a basic components of vapor power cycles. So what are the basic components or principal components? अभी हम लोगों ने देखा है जस्ट प्रीवियस स्लाइड्स में, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि टरबाइन, कंडेंसर, पंप और बॉयलर ये 4 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होता है, और ये 4 कंपोनेंट्स हम लोग कैसे वेपर पावर साइकिल या थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं, ये हम लोग डायग्राम में देखते हैं, राइट। डायग्राम नंबर ए में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि देयर इज अ बॉयलर, देयर इज अ टरबाइन, देयर इज कंडेंसर एंड पंप. So these 4 components are comprised to form a Rankine cycle, and we will see the entire discussion or entire description of this boiler, turbine, condenser and pump. Now what is the use of boiler? तो first of all we will see कि थर्मल पावर प्लांट में या फिर रैंकाइन साइकिल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पर बॉयलर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि ये वाटर से स्टीम बनाकर हमें देगा। ये स्टीम क्यों बना करके देगा? यही स्टीम हमारा टरबाइन में जाएगा और टरबाइन के जो ब्लेड्स लगे हुए हैं उसको रोटेट करेगा, और उस टरबाइन की ब्लेड जब रोटेट होगी तो उस रोटेशन की वजह से, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो रोटरी वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं WT, ये क्या है? रोटरी वर्क है। रोटरी वर्क या फिर साफ्ट वर्क भी हम बोलते हैं। टरबाइन से जुड़ी हुई हमारे यहाँ पर जनरेटर होगा, और ये जनरेटर जो होगा उसी की वजह से हमें इलेक्ट्रिक की जनरेशन मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे जो मैक्सिमम 60 to 65% जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से ही होता है, और उस थर्मल पावर प्लांट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो रैंकाइन साइकिल के ऊपर ही आधारित है। इट इज टोटली बेस्ड अपॉन द रैंकाइन साइकिल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to understand what is Rankine cycle and what are the basic components and how it works. So first of all we will see what is the use of boiler. So my dear students, I have said that only what boiler does, boiler converts water into steam. अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जब बॉयलर वाटर से स्टीम बना रहा होगा तो ये स्टीम डिपेंड करेगा कि हम कितना हीट इनपुट या हीट सप्लाई कर रहे हैं बॉयलर में। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द स्टीम विच आर गिवन आउट और विच आर सप्लाइड इनटू द बॉयलर, हमें स्टीम मिलता है। और वो स्टीम किस टाइप का हो सकता है? स्टीम आपका वेट स्टीम हो सकता है, ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम हो सकता है, और ये स्टीम हमारा सुपर हीटेड स्टीम हो सकता है। बट मोस्टली बॉयलर का काम ही है कि हमारा जो स्टीम हो वो सुपर हीटेड स्टीम हो। क्यों सुपर हीटेड स्टीम हो? क्योंकि जो अगर यहाँ पर इस बॉयलर में जो हीट इनपुट दे रहे हैं क्यू इन, स्मॉलर क्यू इन, या हीट फ्लक्स जो हम सप्लाई कर रहे हैं, अगर ये हीट फ्लक्स की क्वांटिटी अगर कम होती है एक रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो क्या होगा? यहाँ पर जो स्टीम बन के आएगा वो स्टीम हमारा टरबाइन में पास करेगा। ये जब टरबाइन में जाता है तो टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। टरबाइन की ब्लेड रोटेट करती है उस स्टीम की वजह से, और उसी की वजह से हमें सॉफ्ट पावर मिलता है या रोटरी पावर मिलता है। इफ आवर स्टीम विल बी not dry and saturated or superheated, then what will happen? It will have some moisture content or wet droplet of vapor. This will cause erosion and corrosion to the blades of the turbine. That is why to prevent such kind of erosion and corrosion into the blades of turbine, we always provide or produces superheated steam, and that superheated steam is totally dependent variable upon how much heat is supplied into the boiler. So we will try to supply the amount of the heat in the boiler in such a way that
whatever the steam is producing from the boiler will be a superheated steam. जब ये सुपरहीटेड स्टीम यहाँ से बन जाता है तब ये स्टीम आपका टरबाइन में जाता है, टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट करेगा और इस रोटेशन की वजह से हमें शाफ्ट पावर या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर कि रोटरी पावर मिलेगा। इस रोटरी पावर को हम WT से डिनोट करते हैं। दिस WT इज द टोटल वर्क आउटपुट विच वी आर प्रोड्यूसिंग एंड विच आर वन ऑफ द मोस्ट इनपुट ऑफ द जनरेटर, और वही जनरेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो स्टीम है यहाँ पे ये टरबाइन में आया, ये टरबाइन में यहाँ पर क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 के बीच में हो रहा है, यानी कि टोटल स्टीम जो यहाँ पर आपका पास कर रहा है टरबाइन में, वो स्टीम आपका यहाँ टरबाइन की ब्लेड को रोटेट करेगा और पावर जनरेट करेगा। लेकिन माय स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए कि जब ये टरबाइन से हमें पावर आउटपुट मिल रहा होगा तो स्टीम के साथ क्या होगा, what will happen with that steam which are coming in a form of superheated from the boiler, what will happen, जब ये स्टीम आपका टरबाइन से बाहर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो आपका टरबाइन में लग रहा है, ये स्टीम की वजह से, उसकी वेलोसिटी की वजह से, तो जो आपका स्टीम है वो स्टीम अपनी हीट को एक लो अमाउंट में अपने रेड्यूस कर रहा होगा, हीट को रिड्यूस करेगा, हीट को रिजेक्ट कर रहा होगा बहुत लो क्वांटिटी में, क्योंकि टोटल हीट जो रिजेक्शन होता है वो कंडेंसर के थ्रू होता है। तो आप बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी की लॉस की वजह से यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पे जो स्टीम आएगा, ये स्टीम आपका सुपर हीटेड स्टीम नहीं रहेगा। ये स्टीम आपका या तो ड्राई सैचुरेटेड हो सकता है या फिर ये स्टीम आपका वेट स्टीम बन जाएगा। जब ये वेट स्टीम यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा है, ये आपका स्टीम अब जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर में जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद द स्टीम व्हेन इट इज कमिंग इनटू द कंडेंसर, द स्टीम विल रिजेक्ट इट्स हीट। और ये ही स्टीम का रिजेक्शन आपका दो तरह का हो सकता है, एक या तो लेटेंट हीट होगा और सेंसिबल हीट होगा। मोस्ट अमाउंट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट फ्रॉम द कंडेंसर। अब ये कंडेंसर से हीट रिजेक्ट कैसे हो रहा है या कहाँ पे जा रहा है, ये कंडेंसर के टाइप्स होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। जेट कंडेंसर होता है, सरफेस कंडेंसर होता है, या फिर वो क्या फेनोमेना होते हैं कंडेंसर में जिसकी वजह से ये हीट को रिजेक्ट कर पाता है। ऑब्वियसली अगर कहीं पे भी हीट का रिजेक्शन हो रहा होगा तो टेम्परेचर का या हीट सोर्स से हीट सिंक का आपका डिफरेंस हो रहा होगा। यहाँ पे कंडेंसर के साथ एक हम मीडियम लगा के रखें, वाटर टैंक, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर रिसोर्सेज, जहां पर इसका हीट को रिजेक्ट हो रहा है, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं क्यू आउट से। क्यू इन आपका क्या है, टोटल हीट इनपुट है, क्यू आउट क्या है, यहाँ पे हीट रिजेक्टेड है या फिर हीट आउट है या आउटलेट है। कंडेंसर के बाद उसके बाद हम आते हैं पंप में। पंप का क्या काम है, इसको आप फीड वाटर पंप भी बोल सकते हैं। फीड वाटर पंप का काम है कि जब ये स्टीम आपका 1 से 2 यहाँ पर एक्सपेंशन के बाद आया, ये स्टीम जब कंडेंसर में गया, हीट का रिजेक्शन हो गया है, तो जब भी हीट रिजेक्ट हो रहा होगा तो ये वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये वाटर कैसा होगा, सैचुरेटेड वाटर होगा। यहाँ पर एक चीज हम लोग को समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग यहाँ पे कार्नोट वेपर पावर साइकिल पढ़ते हैं तो कार्नोट वेपर पावर साइकिल में कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ द स्टीम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें कंप्लीटली वाटर फॉर्मेशन नहीं मिलता है। लेकिन हमारा काम क्या है, कंप्लीट वाटर का फॉर्मेशन होना चाहिए। इसीलिए कार्नोट को ओवरकम करके हम रैंकाइन साइकिल को इंट्रोड्यूस किए हैं थर्मल पावर प्लांट में। So what we can see is the total heat rejected is Q out or latent heat which has been rejected from the condenser. The entire steam which are coming at the point 2 from the turbine has been converted into saturated water at point number 3, and this will we discuss in PV diagram, TS diagram and HS diagram. जब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पे हमें पूरी तरह से सैचुरेटेड वाटर मिल गया है, तो ये वाटर आपका फीड वाटर पंप में जाता है, और ये पंप क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वेरी लेस अमाउंट ऑफ वर्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं पंप में, और ये वर्क प्रोवाइड यानी वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम की वजह से ये आपका जो यहाँ से वाटर होगा, ये वाटर आपका बॉयलर में सप्लाई कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि ये है कि पूरी थर्मल पावर प्लांट को
एक साइकिल में रोटेट करने के लिए, एक साइकिल में वर्क करने के लिए, यह कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ स्टीम इनटू द टरबाइन, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये पंप आपका कन्वर्ट कर रहा है, ये पंप से बॉयलर में गया वाटर, और ये फिर से वाटर से आपका टरबाइन जाएगा, टरबाइन से कंडेंसर में, फिर कंडेंसर में पंप में जाएगा। बॉयलर के साथ बॉयलर की माउंटिंग लगे होते हैं, बॉयलर की एक्सेसरीज लगी होती है, जहां पर हम ये सारा चीज का यूज करते हैं कि ये बॉयलर आपका परफॉर्मेंस बॉयलर का कैसा है, उसका एफिशिएंसी कैसा है, ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट वी हैव एनालाइज्ड what is the use of boiler, what is the use of turbine, what is the use of condenser and the use of feed water pump। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह के डिवाइस होते हैं। एक होता है आपका वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस और एक होता है हीट इंटरैक्टिंग डिवाइस। वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम टरबाइन देख रहे हैं, ये वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस होगा, यानी कि टरबाइन को काम करने के लिए या तो हम वर्क इसमें दे रहे होंगे या तो ये वर्क प्रोड्यूस करके हमें देगा, दो ही काम हो सकता है। पंप भी क्या है आपका वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस है, यानी वर्क के साथ ये इंटरैक्शन करेगा, या तो हम यहाँ पर या तो वर्क को हम लोग दे रहे होंगे पंप में या वर्क हमें पंप देगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स टरबाइन जो होता है वो वर्क देता है और पंप जो होता है उसको काम कराने के लिए हमें वर्क देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरैक्टिंग डिवाइसेस, वेदर वर्क इज टू बी डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। And we are very much familiar that whenever there will be a work done on the system, the sign convention is taken as negative and work is done by the system is taken as positive। उसी तरीके से हीट इंटरैक्टिंग डिवाइस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपका बॉयलर हो गया, कंडेंसर हो गया, नोजल होगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फ्लो थ्रू दी नोजल्स। यहाँ पे बॉयलर और कंडेंसर जो होगा वो हीट इंटरैक्टिंग डिवाइस है, या तो ये हीट को ले रहा होगा या तो हीट को रिजेक्ट कर रहा होगा। बॉयलर क्या करता है, क्योंकि बॉयलर में हम लोग जो वाटर दिए हैं उस वाटर को स्टीम कन्वर्जन कर रहा है, तो स्टीम का कन्वर्जन कैसे करेगा, हीट इनपुट ले करके करेगा। इसका मतलब बॉयलर इज ए हीट इंटरैक्टिंग डिवाइस वेयर वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट इनपुट इनटू द बॉयलर टू कन्वर्ट वाटर इनटू द स्टीम। और आपको मैंने बताया स्टीम वेट स्टीम हो सकता है, ड्राई सैचुरेटेड हो सकता है या फिर सुपर हीटेड स्टीम हो सकता है। उसी तरीके से कंडेंसर है, कंडेंसर भी आपका क्या है, हीट इंटरैक्टिंग डिवाइस है। यहाँ से हीट का रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हीट आपका रिजेक्ट हो रहा है जो क्यू आउट अमाउंट में है। इसका मतलब हम लोग अब एक ओवरव्यू यहाँ पे कल्पना करते हैं, ओवरव्यू एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में वी हैव 4 डिवाइसेस, दैट इज बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। In case of boiler, we are supplying some amount of heat, that is Q in. In case of turbine, work is done by the system or work is being given by the system or by the turbine, that is WT। और यही WT की वजह से हमारा जनरेटर रोटेट करता है और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। And there is a third device which is maintained at point number 2 to 3, that is also called as condenser, which are heat interacting device or heat rejecting device। And one more device is pump or feed water pump, where we apply some amount of work done so that it can bring out the total water or saturated steam which has been converted into saturated water into at the point number 4। तो पंप का क्या काम है, ये जो सैचुरेटेड वाटर हमें पॉइंट नंबर 3 पे बन के मिला है उस वाटर को बॉयलर में सप्लाई कर देगा। ये हमारा ओवरऑल बेसिक कंपोनेंट ऑफ वेपर पावर साइकिल हुआ है। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर बी, जो कि है पीवी डायग्राम ऑफ रैंकाइन साइकिल। यहाँ पे हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि व्हाट इज पीवी डायग्राम, व्हाट इज टीएस डायग्राम एंड व्हाट इज एचएस डायग्राम एंड हाउ ऑल दीज डायग्राम्स आर ड्रॉन। क्योंकि इफ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड PV, TS and HS diagram with the help of this basic component, we will be very much comfortable in drawing all the cycles which are coming forth in our journey in thermodynamics in case of vapor power cycle। तो हम लोग PV diagram को देखते हैं। As we have seen that what we are doing is there is a boiler, so in boiler we are supplying some amount of heat
उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स कि चार तरह के प्रोसेसेस होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस इन केस ऑफ रैंकाइन साइकिल। जो आपका प्रोसेस 1 से 2 है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। यहाँ पर 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन या रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। उसके बाद 2 से 3 आप देख रहे हैं, ये 2 से 3 में कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है ये। उसके बाद आप पॉइंट नंबर 3 से 4 देख रहे हैं पंप में, ये आपका है आइसेंट्रोपिक। यहाँ पर आपका पॉइंट नंबर 3 से 4 हो जाएगा, ये आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है ये, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। जैसा कि 1 से 2 देख रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, उसी तरीके से 3 to 4 है आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है ये। यहाँ एक्सपेंशन होगा और यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा। ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन है। इन लाइन विद द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एट कंडेंसर, what we can see is there will be a constant pressure heat supply or heat input at point number 4 to 1 or at the junction 4 to 1 or in boiler। तो यहाँ पर चार प्रोसेसेस हो गया, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और 2 कांस्टेंट प्रेशर या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस आप बोल सकते हैं। ये सारे रिवर्सिबल होंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में क्या देख रहे हैं, हमने यहाँ पर देखा कि 1 से 2 जो आपका है, ये क्या है 1 से 2 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। तो जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में कि हमने पॉइंट नंबर 1 को जो लिया है, इस डायग्राम पे यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज सैचुरेटेड वाटर लाइन and this one is the critical point, and from this point to this point or this line is representing a vapor line। ये वेपर लाइन आपका क्या होगा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन हम इसको बोलते हैं, या फिर आप सैचुरेशन लाइन बोलते हैं इसको। सैचुरेशन लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी या ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। आगे हम आप लोग को बताएंगे कि स्टीम टेबल को कैसे देखते हैं, और स्टीम टेबल का हेल्प लेकर के हम लोग HF, HFG या VF, VFG या फिर SF और SFG एंट्रोपी के लिए, इंथैल्पी के लिए, या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यूज हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम स्टीम टेबल से देखेंगे। बट बिफोर मूविंग फर्दर वी शुड अंडरस्टैंड दैट दिस पॉइंट इज ड्राई सैचुरेटेड पॉइंट, क्योंकि ये क्या है, आपका वेपर लाइन है, ये सैचुरेशन लाइन है, या फिर आप बोल सकते हैं वेपर लाइन, ड्राई सैचुरेटेड लाइन। तो ड्राई सैचुरेटेड लाइन पे अगर कोई भी पॉइंट को हम लोग ले रहे हैं तो वो आपका ड्राई कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 जो आपका है, ये है पॉइंट नंबर 1 यहाँ से, जो कि बॉयलर से निकलने वाला है। ये बॉयलर से क्या बन के आया है, सुपरहीटेड स्टीम आया है। ये सुपरहीटेड स्टीम होगा या तो ड्राई सैचुरेटेड होगा, वेट नहीं होगा वो, क्योंकि वेट में आपका क्या होगा, वेट ड्रॉपलेट्स होंगे और मॉइस्चर कंटेंट होगा, जो कि बॉयलर टरबाइन के ब्लेड्स के लिए नॉट बेनिफिशियल। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि पॉइंट नंबर 1 पे जो स्टीम आया है वो ड्राई सैचुरेटेड या सुपर हीटेड है, वो आपका पॉइंट नंबर 1 पे यहाँ पे आया है, जिसको हम रिप्रेजेंट किए इस लाइन पे। अगर इस लाइन पे कहीं पे भी आप पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो दैट पॉइंट इज क्लियरली रिप्रेजेंटिंग ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन। तो पॉइंट नंबर 1 आपका क्या हो गया, ड्राई एंड सैचुरेटेड कंडीशन। चूंकि ये पीवी डायग्राम है तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 to 2 which is isentropic expansion in case of turbine, that is represented in PV diagram as point 1 to 2 in such a way that at point 1 there is suppose V1 amount of volume, then this point 2 will be V2 amount of volume, and we can clearly see in the coordinate system that this V1 is lesser than this point V2, so we can say that it is a expansion process which has been represented on PV diagram। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पॉइंट 1 डैश या 2 डैश क्या है, ये 1 डैश आपका शो कर रहा है अगर ये स्टीम, ये बॉयलर से मैंने आपको बताया 2 तरह का स्टीम बनेगा, ड्राई सैचुरेटेड या सुपर हीटेड। तो ये पॉइंट अगर ड्राई सैचुरेटेड होगा तो पॉइंट नंबर 1 ये लाइन पे होगा। अगर ये पॉइंट नंबर 1 सुपर हीटेड स्टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो ये पॉइंट आपका 1 डैश होगा। ये हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद जब ये टरबाइन में गया और टरबाइन में इसका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ है तो आपका पॉइंट नंबर 2 रिप्रेजेंट किया यहाँ। उसी तरीके से यहाँ पे 1 डैश है, ये पॉइंट नंबर 2 डैश जाएगा।
यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान दें कि जो 1 से 2 आया है या फिर 1 डैश से 2 डैश आया है, ये पूरा कर्व के अंदर में पॉइंट है, बाहर नहीं गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पॉइंट नंबर 2 डैश से बाहर करते हैं तो आपका कंडीशन ये डाइवर्ट हो जाएगा, ये सुपर हीटेड स्टीम हो सकता है, बट हमारा ये कंडीशन नहीं है। क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया कि जब टरबाइन से स्टीम बाहर आएगा तो ये आपका वेट स्टीम बन जाता है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट 1 से 2 और 1 डैश से ये 1 से 2 आपका ड्राई सेचुरेटेड केस है, 1 डैश टू 2 डैश सुपर हीटेड कंडीशन की केस है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं 2 से 3। अभी आप लोग को मैंने बताया था जब ये स्कीमेटिक डायग्राम के डिस्कशन कर रहे थे, तो आई हैव एक्सप्लेन दैट फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 this one is representing constant pressure heat rejection. So point 2 to 3 is constant pressure. If you are aware about x and y axis, you can clearly visualize that this line 2 to 3 or 2 dash to 3 is representing constant pressure. And because here it is a heat rejection, so we can represent this as q out as heat rejection. Now, as we have completed point 1 to 2 and 2 to 3, now we are approaching towards point number 3 to 4. And my dear students, I have told you that from point 3 to 4, we are applying some amount of work so that saturated water or liquid can be drawn or can be taken away from this point 3 to 4 in the boiler. तो यहाँ 3 से 4 आपका क्या है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक यहाँ पे कॉम्प्रेशन हो रहा है, एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। 1 से 2 में आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है और 3 से 4 में आपका आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन है। तो आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन में हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 3 अगर यहाँ पर कुछ वॉल्यूम V3 होगा तो ये पॉइंट नंबर 4 आपका कुछ वैल्यू V4 होगा। और ये 3 से 4 जैसे हम लेफ्ट साइड में रोटेट मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम घटने वाले को हम लोग कॉम्प्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। और चूंकि ये कॉम्प्रेशन हो रहा है और ये आइसेंट्रोपिक इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 और 4 पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। 1 और 2 पे आइसेंट्रोपिक क्यों बोले हैं, क्योंकि 1 और 2 पे एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। और ये एंट्रोपी कांस्टेंट की कंडीशन को हम लोग टीएस डायग्राम में एंड एचएस डायग्राम में देखेंगे। तो अब तक हमने देखा कि बॉयलर के स्कीमेटिक डायग्राम में जो बॉयलर टरबाइन कंडेंसर पंप है उसका हेल्प लेकर के हम लोग कैसे पीवी डायग्राम में 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1 हमने कैसे ड्रॉ किया है। क्योंकि यहाँ 4 से 1 में हीट सप्लाई किया गया है, वही यहाँ पर दिखाया गया है 4 से 1 में हीट सप्लाई कंडीशन दिखाया गया है। ये सैचुरेशन कर्व को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका लिक्विड जोन को डिनोट कर रहा है और ये आपका ड्राई वेपर जोन को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये सैचुरेशन कर्व है। अब हम लोग देखते हैं टीएस डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ this schematic diagram and PV diagram, we can draw TS diagram in a very clear fashion, in a very clear manner. यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से PV डायग्राम के लिए हमने एक वेपर डोम यहाँ पर बनाया था, दिस इज कॉल्ड वेपर डोम। यहाँ पर हम लोग वेपर डोम कुछ इस टाइप का बनाएंगे। ये वेपर डोम बनाएंगे, यहाँ से कुछ स्पेस हम लोग रखते हैं सो दैट कि हमारा जो भी डायग्राम होगा वो ये पॉइंट सारे 1, 2 या 2 डैश 3 डैश ये सारी चीज हम क्लियरली यहाँ पे दिखा पाए, इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप रखते हैं, मेंटेन रखते हैं गैप। तो यहाँ पर हम लोग एक वेपर डोम इस टाइप का बनाते हैं। इस वेपर डोम में मैंने आपको बताया था कि इस लाइन को ये दो कर्व को मिल करके बना है। एक कर्व यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट तक है और एक है क्रिटिकल पॉइंट से ये वाली पॉइंट तक। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी दैट this point is one which is dry and saturated. So this point number 1 can be represented at this point 1 in TS diagram like this, because 1 is at saturation curve or at dry and saturated condition. ये हमारा point number 1 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया 1 से 2 में क्या है, टरबाइन में जो स्टीम आपको सुपरहीटेड बना है ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 पे आया। 1 से 2 में क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ है। तो एक्सपेंशन हमने पीवी डायग्राम पे दिखा, चूंकि वहां पे वॉल्यूम को शो कर रहे हैं इसलिए हम लोग एक्सपेंशन को या फिर कॉम्प्रेशन को शो कर सकते हैं। लेकिन आइसेंट्रोपिक या कांस्टेंट एंट्रोपी को शो करने के लिए एंट्रोपी की कर्व हमें चाहिए, और वो एंट्रोपी की कर्व हम लोग कहाँ मिलता है, टीएस डायग्राम में, एचएस डायग्राम में मिलता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस जो है वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिकॉज ये कांस्टेंट एंट्रोपी है तो हम लोग ये वर्टिकल लाइन आएगा आपका,
पूरा वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आएगा जो पॉइंट 1 से 2 आएगा। ये 1 से 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जब स्टीम पॉइंट नंबर 1 पे ड्राई सैचुरेटेड होगा तब आपका पॉइंट नंबर 1 होगा, और अगर यही स्टीम आपका सुपर हीटेड कंडीशन में होगा तब ये वाली पॉइंट 1 डैश होगा, जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 1 डैश। ये सुपर हीटेड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज ये वेट कंडीशन होता है, यहाँ पर अगर हम लोग सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट को इनपुट नहीं देते बॉयलर में, तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट नंबर 1 हो सकता था वो वेट हो सकता था। उस कंडीशन में ये डायग्राम कैसा होता? यहाँ पर आता है, ये पॉइंट नंबर 1 कुछ ऐसा बनता, उसको हम लोग 1 डबल डैश बोल सकते थे। और पीवी डायग्राम कैसा बनता? उसी तरीके से उसका पैरेलल 1 से 2 और 1 डैश 2 डैश का पैरेलल होता, इस टाइप का डायग्राम बनता है यहाँ पर। But because it is either in dry saturated, or we are either explaining this condition as superheated condition, तो यहाँ पर ये 1 डैश और ये 2 डैश आपका सुपरहीटेड कंडीशन हो गया, ये सैचुरेशन कर्व हुआ। अब 2 से 3 चूंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो हाँ, और साथ ही साथ एक चीज और कि जो हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। क्यों होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे? क्योंकि यहाँ पर रैंकाइन साइकिल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेटिवली फेज का चेंज होता है। सो प्लीज keep this into your mind that when we are studying thermal power plant or Rankine cycle, we are supposed to change the phases alternatively, यानी 1 से 2 चेंज अलग होगा, 2 से 3 अलग होगा, 3 से 4 और 4 से 1। ये हमारा कंडीशन है जहां पर फेज चेंज हो रहा है। और ये फेज चेंज आपका एक ही कंडीशन में होता है। फेज चेंज का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज का चेंज होगा, जहां पर हम हीट अप्लाई तो कर रहे हैं, हीट सप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फेज चेंज। वहां पर फेज का चेंज होता है। जैसे आइस है आपका, मान लो कि -20 डिग्री पे, -20 से 0 आया, फिर 0 to 0 रहेगा, 0 से आपका फिर मान लो 50 गया, 50 से 100 गया, 100 से 100 पे होगा, फिर 100 से ये ऊपर में जाएगा। तो जो 0 वाला कंडीशन हो गया और 100 वाला कंडीशन हो गया, जहां पर हीट आप अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज फेज चेंज। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये 2 डैश से 3 और 2 से 3 आपका फेज चेंज है, कांस्टेंट टेम्परेचर में फेज का चेंज हो रहा है, इसलिए ये कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस भी है। यानी कि आपका बोल सकते हैं कि कंडेंसर में आपका कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन हो रहा होगा वेपर डोम के अंदर, और इस वेपर डोम के अंदर आपका यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को हम लोग सप्लाई कर रहे होंगे बॉयलर में। दैट इज वन मोर पॉइंट। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे आए हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर कंप्लीट सैचुरेशन होता है, किसका? स्टीम का। कंप्लीट सैचुरेशन का मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट नंबर 3 आपका, ये जो कर्व है यहाँ से यहाँ, ये पूरा कर्व, या फिर ये कर्व यहाँ से यहाँ हुआ, ये पूरा कर्व के इस पॉइंट पे लाई करेगा। ये पॉइंट नंबर 3 आपका यहाँ नहीं लाई करेगा। अगर आपका इस वेपर डोम के अंदर लाई कर रहा है तो वो कार्नोट वेपर पावर साइकिल होगा, वो रैंकाइन साइकिल नहीं होगा। फिर तो हम लोग कार्नोट को एक्सप्लेन करेंगे जब, और उसी कार्नोट को ओवरकम करने के लिए या फिर स्टीम को पूरी तरह से सैचुरेशन करने के लिए हमने ये पॉइंट नंबर 3 को यहाँ पर लाया है, यानी कि रैंकाइन साइकिल को इंट्रोड्यूस किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉइंट नंबर 3 आपका पूरी तरह से सैचुरेटेड हो गया या लिक्विड बन गया है, जो कि आपका प्रेशर नंबर P2 पे है। अब यहाँ से यहाँ पे पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए, चूंकि फीड वाटर पंप है, यहाँ पे हम लोग एक क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। चूंकि ये वर्क सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी हीट नहीं वर्क, क्योंकि ये वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस है। तो जब यहाँ पे वर्क हम लोग दे रहे हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क को हम लोग देते हैं इसके ऊपर, या फिर वर्क इज डन ऑन द फीड वाटर पंप सिस्टम, व्हाट विल हैपन, ये इसका टेम्परेचर राइज होगा, बहुत लिटिल अमाउंट में टेम्परेचर राइज होगा, जो कि आपका T4 माइनस T3 होगा, एंड दैट विल बी अ वेरी माइन्यूट टेम्परेचर चेंज। ये पॉइंट नंबर 3 से 4 हम देख रहे हैं कि आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन जो था वो यहाँ देखे थे कि ये कॉम्प्रेशन हुआ है, और आइसेंट्रोपी मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी है, जो कि हम लोग 3 और 4 में देख रहे हैं। यहाँ पर S3 इक्वल टू S4 होगा, और ये 1 से 2 है, यहाँ S1 इक्वल टू S2 या S1 डैश इक्वल टू S2 डैश होगा। उसी तरीके से हमने 1 से 2 देखा है, जैसे यहाँ पे देखा था, ये आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये एंट्रोपी वाला कंडीशन है,
ये 2 से 3 और ये 2 से 3 दोनों पैरेलल, या आप बोल सकते हैं कि सेम फैशन में आया है। एंड देन 3 to 4 is vertical line, और this vertical line representing entropy constant। और ये 4 से 1 हम जब जाते हैं यहाँ पे 4 to 1 या 4 to 1 डैश, जो कि यहाँ पर है, ये 4 to 1 बोलिए या फिर ये 4 to 1 डैश बोलिए या फिर यहाँ पर ये 4 to 1 जाइए, सारा एक ही कंडीशन है। जब हम ये 4 to 1 जाएंगे तो यहाँ पर हीट का सप्लाई हो रहा होगा। इस तरीके से हम टीएस डायग्राम भी ड्रॉ कर पाए हैं। अब हम लोग देखते हैं एचएस डायग्राम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया, एज आई हैव प्रोमिस्ड दैट आई विल लेट यू अंडरस्टैंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ स्टीम टेबल, where we can see what is Mollier diagram and how the enthalpy, specific volume or entropy is changing with respect to saturated temperature और saturated pressure। ये सारे कंडीशन को हम लोग स्टीम टेबल में देखेंगे। तो अभी एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि as we can see that point number 1 is either dry and saturated, dry and saturated, dry and saturated। Here also this point number 1 is dry and saturated, because this curve is saturation curve, and whenever any point is lying on the curve, that point is clearly representing the dry and saturated point, and if that point is just away from that curve or saturation curve, that point can be classified as the superheated steam। So here this point 1 is dry and saturated condition and 1 dash is superheated condition। यहाँ पर जब 1 ये था तो ये 1 को रिप्रेजेंट किया, और ये 2 आपका एंट्रोपी चूंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर और एंट्रोपी है, ये एंथैल्पी और एंट्रोपी है। ये पॉइंट नंबर 1 से आपका यहाँ पे 2 आया है, क्योंकि ये 1 से 2 स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, चूंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है। आप बोल सकते हैं कि S1 इक्वल टू S2 है। यहाँ पर भी आपका 1 डैश 2 डैश सेम पैटर्न होगा, क्योंकि ये ड्राई सेचुरेटेड है पॉइंट नंबर 1, और 1 आपका 1 डैश सुपर हीटेड है। तो 1 से 2 आपका ड्राई सेचुरेटेड, 1 डैश 2 डैश आपका सुपर हीटेड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। यहाँ पे भी एंट्रोपी कांस्टेंट, ये भी एंट्रोपी कांस्टेंट दिखा रहा है, ये भी एंट्रोपी कांस्टेंट है। S1 इक्वल टू S2, S1 डैश इक्वल टू S2 डैश। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये S1 इक्वल टू S2 या S1 डैश इक्वल टू S2 डैश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम रैंकाइन साइकिल या इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि S1 इक्वल टू S2 होने से हम कैसे इंथैल्पी को, एंट्रोपी को या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, S1 इक्वल टू अगर S2 होगा तो S1 इक्वल टू S2, S1 की वैल्यू हम स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर पाएंगे, और S2 की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा SF2 प्लस XSFG2। यानी कि यहाँ पर जो 2 पॉइंट पे जो भी स्टीम टेबल से वैल्यू होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ से हम लोग x, जो कि ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब क्वालिटी ऑफ स्टीम, x की वैल्यू जितना ज्यादा होगा यानी 1 की तरफ मूव करेगा, उतनी अच्छी क्वालिटी होगी स्टीम की। अगर वो जैसे 1 से घटता चला जाएगा, फ्रैक्शन घटेगा, समझ लो कि वो जो आपका स्टीम है वो वेट के तरफ जा रहा है, वो वेट स्टीम है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्टीम उसकी घट रही है। ये पॉइंट नंबर 2 पे आप देख पाएंगे, और या 2 डैश पे। तो S1 इक्वल टू S2, मान लो H1 हमें मालूम है, यहाँ पे H1 जो स्टीम टेबल से निकल जाएगा वो Hg होगा। 1 पे जो भी प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग हम स्टीम टेबल में जाएंगे, और Hg का वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड H1 और एंथैल्पी H1। ये पॉइंट 2 होगा वो H2। तो यहाँ पे क्या होगा, S1 और H2 इक्वल करके हमने x की वैल्यू फाइंड किया, एंड वी कैन कैलकुलेट H2 दैट इज एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2, और H2 विल बी इक्वल टू HF2 प्लस x HFG2। चूंकि x की वैल्यू मालूम है, HF हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रेशर दिया हुआ है। चूंकि ये पूरा जो बॉयलर है, बॉयलर टरबाइन कंडेंसर पंप है, ये 2 तरह के प्रेशर पे मेंटेन है। एक ये हाई प्रेशर पे है और ये लो प्रेशर पे है। ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे है, ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे मेंटेन है। तो ये प्रेशर आपका P1 शो कर रहा है, ये प्रेशर P2 है। तो जितने भी पॉइंट्स होंगे 4, 1, 1 डैश, ये प्रेशर 1 पे मेंटेन है पूरा। ये पॉइंट नंबर 3, पॉइंट 2 एंड 2 डैश, ये प्रेशर नंबर 2 पे मेंटेन है। यानी कि 2 प्रेशर रेंज में पूरा हम रैंकाइन साइकिल को पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये 1 से 2 हमने देखा। उसी तरीके से अब यहाँ पे है कि ये इंथैल्पी है। पॉइंट 1 से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मोलियर डायग्राम से भी ड्रॉ कर पाएंगे हम लोग, देखेंगे आगे। तो ये H1 होगा, ये आपका H4 होगा, ये पॉइंट आपका H3 होगा,
और ये पॉइंट H1 डैश होगा, ये आपका H2 डैश होगा और ये आपका H2 होगा। और ये वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलियर डायग्राम और स्टीम टेबल दोनों का हेल्प से। ये आपका रैंकाइन साइकिल न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल इसका करेंगे। और वन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इन गेट at least 4 marks questions are coming every year from Rankine cycle। तो Rankine cycle आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ 100 मार्क्स इन गेट 4 नंबर का क्वेश्चन हमें Rankine cycle से मिल जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये Rankine cycle, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने ये Rankine cycle आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 2, 1 डैश से 2 डैश, 2 to 3, जो कि 2 to 3 आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये जो 2 से 3 या स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है, ये आपका कर्व बन गया यहाँ पे क्योंकि ये एचएस डायग्राम है। 3 से 4 सेम फैशन, अगेन 4 to 1 और 1 डैश दैट इज हीट इनपुट और हीट सप्लाई जो कि बॉयलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं कि व्हाट वी हैव स्टडीड। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड a Rankine cycle where 4 major components are there: boiler, turbine, condenser and pump. In boiler we are applying some amount of heat so that we can get our desired output or steam output, which is either dry and saturated or superheated steam. And in turbine what happens? In turbine steam is being isentropically expanded और isentropic expansion होता है, जिसकी वजह से हमें वर्क ऑफ टरबाइन मिलेगा WT। और ये वर्क ऑफ टरबाइन हम लोग इंथैल्पी के टर्म में कैलकुलेट करेंगे आगे। और यही वर्क ऑफ टरबाइन जो हमें मिलता है या टोटल नेट वर्क डन मिलता है, ये आपका जनरेटर में जाएगा। जनरेटर आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टीम जो है, एंड देन स्टीम इज कमिंग इनटू द कंडेंसर वेयर हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, दैट इज Q out। And in pump we are applying some amount of work so that it can withdraw the water or it can take away the water from point number 3 to point number 4 in the boiler। And according to this schematic diagram we have drawn pressure and volume, temperature and entropy, enthalpy and entropy curve, and we have holistically explained what is the phenomena or what is the basic pattern of 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 or 4 to 1 in case of pressure, volume, in case of temperature, entropy, or in case of enthalpy and entropy diagram। So we have explained all this concept in these 4 diagrams। Now let us move further where we will see what are the those 4 processes and how the enthalpy can be drawn or enthalpy can be calculated, enthalpy can be explained with the help of PV, TS and HS diagram। That will be very easier point of view as we can see from the steady flow energy equation। Now there are 4 processes in Rankine cycle which we have already seen. Process 1 to 2, that is 1 to 2, that is turbine isentropic expansion. Process 2 to 3 heat rejection, 2 to 3 is condenser, and 3 to 4 isentropic compression, that is feed water pump, and 4 to 1 heat addition to the working fluid at constant pressure in the boiler from the state 4 to 1, that is boiler। And now we will see analysis of Rankine cycle। As we have seen what is Rankine cycle and what is the pattern of the schematic diagram, PV, TS, HS diagram, we can directly calculate the value of value of enthalpy at all the salient 4 points। So what is more important in Rankine cycle is we have to calculate enthalpy at all the points 1, 2, 3 and 4 with the help of स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर दी फ्लो वर्क। यहाँ पे फ्लो वर्क क्यों बोले हैं? क्योंकि जो भी हम ये पढ़ते हैं टोटल कंट्रोल वॉल्यूम में कि जो भी हमारा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में प्रोसेसेस होते हैं जिसको अप्लाई करते हैं, चाहे नोजल हो गया, चाहे टरबाइन हुआ, बॉयलर हुआ, कंडेंसर हुआ, या हीट एक्सचेंजर हो गया, या कंप्रेसर हो गया, या फिर आप हीट एक्सपेंशन डिवाइसेस हो सकता है, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस हो, तो सारे जगह पे हम लोग अप्लाई करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को, जिसको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमने रेड्यूस किया है, जो कि एक 1 kg ऑफ वर्किंग सब्सटेंस हमने पहले एज्यूम किया है कि सपोज वी आर टेकिंग 1 kg ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन द साइकिल and applying steady flow energy equation to each component in the cycle. If change of kinetic and potential energy are neglected, then steady flow energy equation
reduces to Q minus W equals to delta H। तो हम लोग पहले से जानते हैं या फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी मैं पेन एंड टैबलेट लाने वाला हूँ, पेन टैबलेट के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर बताऊंगा। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, आपको पूरा थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और HMT का फुल कॉन्सेप्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक चीज मैं और आपको बताऊं कि मैं गेट का जो भी क्वेश्चन अब तक आए हैं सारे का क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ मैं डिस्कशन करूंगा, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ कि क्या कॉन्सेप्ट और क्या शॉर्टकट मेथड हम लोग लगा सकते हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए, ये सारा सीरीज आने वाला है धीरे धीरे। Q एंड W इज इक्वल टू डेल्टा H, जो कि हम लोग रिड्यूस किए हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। और ये Q माइनस W को हम लोग क्या करेंगे, चारों कंपोनेंट जो 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं रैंकाइन साइकिल में, जैसे बॉयलर हो गया, टरबाइन हो गया, कंडेंसर हुआ या फीड वाटर पंप है, ये चारों जगह पे हम लोग अप्लाई करते हैं Q माइनस W इक्वल्स टू डेल्टा H को। तो देखते हैं कि अब जैसे आपको मैंने पहले बताया कि दो ही तरह का डिवाइस होते हैं, या तो हीट इंटरेक्टिंग होगा या तो वर्क इंटरेक्टिंग होगा। अब जैसे मैंने बॉयलर की बात किया, बॉयलर को वर्क से कोई मतलब नहीं है, वो हीट से मतलब है, तो वर्क हो जाएगा जीरो। जहां पे आपका हीट से मतलब है वहां हीट देंगे या हीट की वैल्यू रहेगी, वर्क जीरो होगा। और जहां पे वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस होगा वहां पर Q सिंपली जीरो हो जाएगा। अब डिपेंड करता है इसका पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होगा या तो नेगेटिव होगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, sign convention taken into consideration as a negative, and work is done by the system positive। हीट सप्लाई किया गया है पॉजिटिव हीट, हीट रिजेक्ट किया गया है नेगेटिव हीट। तो आप लोग को साफ क्लियर पता चल चुका होगा यहाँ पे क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो टरबाइन होगा वहां पर पॉजिटिव वर्क होगा, पंप होगा वहां नेगेटिव वर्क होगा, जो आपका बॉयलर होगा वहां पर पॉजिटिव हीट होगा, और जो कंडेंसर होगा जहां हीट रिजेक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हीट रिजेक्शन नेगेटिव, हीट सप्लाई पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क नेट इज गिवन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम दैट इज पंप इज नेगेटिव। तो हम लोग अप्लाई करते हैं Q माइनस W डेल्टा H को। जब हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन Q इक्वल टू 0, जो प्रोसेस 3 to 4 है, एंड प्रोसेस 3 to 4 क्या है हम लोगों का, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है प्रोसेस 3 to 4 दैट इज पंप। ये पंप क्या है, ये पंप आपका फ्लो डिवाइस है। जहां पर भी फ्लो डिवाइस होगा वहां पे हम लोग वर्क माइनस VdP से कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका 3 to 4 हो गया। तो याद रखिए आप कि 3 से 4 पंप है, 4 से 1 बॉयलर है, 1 से 2 आपका टरबाइन है और 2 से 3 आपका कंडेंसर है। तो दिमाग में बना लीजिए इसको क्लियर कि 1 से 2 क्या है, 2 से 3 क्या है, 3 to 4 क्या होगा, 4 to 1 क्या होगा, सो दैट कि जब भी 1 या 2 की बात करें हम लोग तो दिमाग में हमारे ये चारों पिक्चर बना रहे। तो ये चार पिक्चर को दिमाग में क्लियरली बना लीजिए, सो दैट कि वी कैन क्लियरली डिफाइन ऑल द पॉइंट्स और क्लियरली एक्सप्लेन द एंथैल्पी एट ऑल द सैलिएंट पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4। देखते हैं Q माइनस डब्ल्यू डेल्टा H हम लोग अप्लाई करते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए। क्योंकि ये क्या है, 3 से 4 आपको अभी बताया पंप है, पंप जो है सो वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस है, Q से कोई मतलब नहीं है, तो Q आपका जीरो हो गया। Q जब जीरो हो गया है तो ये माइनस WP होगा, चूंकि निगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये माइनस WP इक्वल टू डेल्टा H। और ये डेल्टा H का मतलब क्या हो गया, इंथैल्पी चेंज, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी। अब ये डेल्टा H हम लोग देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 से 3 क्या है फाइनल, H4, 3 क्या होगा आपका 4 से ये पहले ये जब हम लोग पंप की बात करेंगे तो 3 इनिशियल होगा, 4 आपका फाइनल होगा, तो H4 माइनस H3। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हो गया आपका H4 माइनस H3। अब चूंकि ये माइनस का साइन है, यहाँ पे पंप नेगेटिव वर्क होता है, तो हम लोग इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं टोटल वर्क आउटपुट के लिए। तो WP का वैल्यू हो जाएगा H4 माइनस H3, या फिर आप कैलकुलेट अगर H4 करना हुआ तो WP प्लस H3 कर देंगे। यानी कि अगर इंथैल्पी 4 हमें फाइंड करना है तो वर्क ऑफ पंप में अगर हम लोग इंथैल्पी 3 को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल H4 मिल जाएगा यहाँ से, जो कि यहाँ पर आपको दिखाए H4 इक्वल टू H3 प्लस WP। वन मोर पॉइंट कि यहाँ पर चूंकि वर्क ऑफ पंप जो है ये क्या है आपका फ्लो डिवाइस है, वर्क फ्लो है, इसको हम WP को VdP से भी कैलकुलेट करते हैं, माइनस VdP, या फिर ओवरऑल क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो VdP होगा। ये VdP कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क ऑफ पंप, VdP में आपका VF लेंगे, ये पॉइंट नंबर 3 पे स्टीम टेबल में
ये वाली प्रेशर पे यानी P2 प्रेशर, चूंकि दो ही प्रेशर का लिमिट है, P2 प्रेशर पे स्टीम टेबल में पॉइंट नंबर 3 पे यानी कि VF, ये F को शो करता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट F होगा और यहाँ से यहाँ ये G होगा। पॉइंट नंबर 3 पे क्या होगा, VF, तो ये VF हो गया इनटू, चूंकि हम लोग VDP कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन पंप के लिए, तो वर्क डन क्या हो गया है H4 माइनस H3 या फिर VDP, तो VF3 इनटू प्रेशर का चेंज। तो यहाँ पर 4 और 1 हम लोग देखें, ये वाला जो प्रेशर का लाइन है ये ज्यादा है क्योंकि हाई प्रेशर पे है ये, और ये वाला प्रेशर आपका लेसर है P2 जो कि प्रेशर लेसर है P2 पे, तो ये P1 से P2 आपका चेंज होगा जो कि H4 प्रेशर 4 माइनस 3 बोलिए, या फिर आपको पहले मैंने बताया था कि पॉइंट नंबर 4, 1 एंड 1 डैश आर मेंटेन्ड एट हाई प्रेशर दैट इज P1. So we can also call P4 as P1, P3 as P2. So work done will be VF3 into P1 minus P2. That is derived at this point. और इसको हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि V of P1 minus P2 है, इस V को हम लोग VF भी बोलते हैं, VF3, your specific volume of liquid at condenser pressure P2. Now we can see that in a constant pressure heat addition process or boiler, क्योंकि बॉयलर में मैंने आपको बताया कि इसको वर्क से कोई मतलब नहीं, इसे हीट से मतलब है, क्योंकि हीट इंटरेक्टिंग डिवाइस है, वर्क हो गया जीरो, Q माइनस डब्ल्यू हम लोग देखते हैं ये वाला, Q माइनस डब्ल्यू में आपका हीट जीरो, ये वर्क जीरो हो गया, तो Q इक्वल टू डेल्टा H या फाइनल माइनस इनिशियल, और चूंकि ये आपका 1 2 3 4 से 1 के बीच में है तो H1 माइनस H4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हो गया आपका Q23 इक्वल्स टू Q इन और हीट इनपुट हीट सप्लाई इक्वल्स टू H1 माइनस H4। और जब हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस 1 से 2 लेते हैं, जो कि ये 1 से 2 क्या है हमारा, ये 1 से 2 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 से 2 या यहाँ 1 से 2, ये वाला 1 से 2 ये टरबाइन है जहाँ पर वर्क ऑफ टरबाइन हमें मिलता है। इसको हीट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस है। जब ये वर्क इंटरेक्टिंग डिवाइस होगा तो हीट आपका जीरो हो जाएगा, तो Q माइनस डब्ल्यू, तो Q के वैल्यू आपका जीरो हो गया, तो माइनस W2 इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज H2 माइनस H1। और चूंकि W2 जो है यहाँ पर हम लोग ये नेगेटिव साइन को यहाँ पर पॉजिटिव नहीं करेंगे, क्यों करें नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव इन साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पर ये WT पॉजिटिव हो गया जो कि इक्वल्स टू हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ आएगा पॉजिटिव H1 माइनस H2। Now we have moved further to the condenser, which is a heat interacting device. It has nothing to do, or it has nothing to work with W, so W will be 0, or Q223 will be Q out, that is H3 minus H2, or because heat rejected is negative, so when we are applying negative sign at this point Q223, H2 will be come first and H3 will be in minus sign, so H2 minus H3. So now we have calculated total heat amount or heat input. What we have seen is we have calculated total heat input, heat output. We can see in this diagram. We have calculated Q in, that is H1 minus H4, work of turbine, that is H1 minus H2, heat output or Q out from the condenser, that is H2 minus H3, and work of pump, that is maintained at point number 3 to 4 और H4 minus H3। तो हम लोग को यहाँ पर इंथैल्पी के टर्म में हीट इनपुट, हीट आउटपुट, वर्क टरबाइन और वर्क ऑफ पंप मिल गया है। अब यहाँ पे टोटल अगर वर्क डन की बात करें तो चूंकि ये क्लोज साइकिल है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा है कि इन अ क्लोज साइकिल टोटल हीट इनपुट विल बी इक्वल टू द टोटल वर्क डन, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज WT minus WP will be almost equivalent to Q in minus Q out, as it is a closed cycle. So in case of first law of thermodynamics, we have seen that in case of closed cycle, total summation of del Q equal to summation of summation of delta W. Total heat input equal to total work or total work done or W net. So we can calculate WT minus WP equivalent to Q in minus Q out, or total work done will be WT minus WP, and we can calculate efficiency of this Rankine cycle very easily. Now, the thermal efficiency of any power cycle is expressed as
net work done in the cycle upon heat supplied in the cycle, that is W net upon Q in. That is very obvious. Efficiency is calculated with the ratio of total work done upon heat supply. So in Rankine cycle, work net will be WT minus WP or Q in minus Q out. So WT is H1 minus H2 and WP will be minus VF of P1 minus P2, as we have seen in case of VDP diagram, or in case of VDP expansion, or VDP total work done in case of flow work. So for a thermodynamic cycle, the net work is equal to, or net heat transfer, that is W net equal to Q in minus Q out, which already we have explained that W net is the WT minus WP or Q in minus Q out, because it is a closed cycle. So we can apply first law of thermodynamics here. So Q in is H1 minus H4 minus Q out is H2 minus H3, or efficiency of Rankine cycle can be expressed as efficiency of Rankine cycle will be W net upon Q in, or W net is equal to Q in minus Q out. So here Q in upon Q in is 1 minus Q out upon Q in. 1 minus Q out is H2 minus H3, that is heat rejected from the condenser. Q in, which is heat supplied in case of the boiler, so that is H1 minus H4. So with the help of this enthalpy 1, 2, 3 and 4, we can clearly classify this Rankine cycle as a as in the terms of efficiency, or efficiency of Rankine cycle will be equal to 1 minus Q out upon Q in, that is equal to 1 minus H2 minus H3 upon H1 minus H4. So my dear friends, thank you very much. I have tried my best to provide you almost every concept which is most critical and very much useful for you. लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके साथ बना रहूँगा। आपको थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और हीट एंड मास ट्रांसफर की पूरी सिलेबस, पूरी नोट्स, HMT की और ये सारे सब्जेक्ट्स की गेट लेवल तक आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू गाइस।